we are going to study the chapter 2 of class 12th history, political and economic history, how inscriptions tell a story. So ये चैप्टर का फोर्थ पार्ट है और इस पार्ट में हम सोर्सेज और टाइमलाइंस को डिस्कस करेंगे। सोर्सेज का मतलब क्या होता है? कुछ सूत्र जिनके थ्रू हमें कुछ एडिशनल या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि कभी कभी कुछ ट्रैवलर्स होते हैं, वो कुछ बुक्स वगैरह लिखते हैं, या फिर कभी कभी किसी राजा के कोर्ट में कुछ मिनिस्टर होते हैं, वो अपने कुछ अकाउंट वगैरह लिखते रहते हैं, या फिर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को शेयर करते हैं, मतलब जो भी वो रिसर्च करते हैं, खोजबीन करते हैं, तो उसके बारे में लिख देते हैं। तो ये सारी चीजों के थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिनको हम सोर्सेज का नाम दे देते हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर में जो आपका फर्स्ट सोर्स है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है मेगास्थनीज के अकाउंट से। मेगास्थनीज कौन है? जो चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में एक ग्रीक एम्बेसडर था। एम्बेसडर मतलब एक दूत। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट द किंग्स ऑफिशियल डिड, यानी कि राजा के जो ऑफिसर्स होते थे, राजा के जो अंडर ऑफिसर्स काम करते थे, वो क्या क्या काम होते थे। तो बात करें सबसे पहले, वो जमीन को नापते थे, रिवर को मैनेज करते थे, और साथ में स्ल्यूसेस को इंस्पेक्ट करते थे। स्ल्यूसेस का मतलब क्या होता है? जब वाटर फ्लो करता है रिवर में से, मतलब पानी जब बहता है, तो उसको डिवाइड करा जाता है कुछ ब्रांचेस में, मतलब आपको इमेज में दिख रहा होगा, ताकि वाटर जब नेक्स्ट फ्लो करे आगे तो उसको इक्वली सप्लाई हो सके सब लोगों में। ठीक है, मतलब पानी बराबर बट सके। अब देखो पानी इक्वली आ रहा है, इक्वली फ्लो हो रहा है अलग अलग जगह से, सो पानी इक्वली सप्लाई हो जाएगा सब लोगों में। ठीक है, साथ ही साथ जो भी शिकार करते थे, जितने भी मतलब शिकारी होते थे, उनको पुरस्कार मिलेगा या फिर उनको दंड मिलेगा, इसका भी सारा डिसीजन ये ऑफिसर्स लेते थे। साथ ही साथ ये टैक्स भी कलेक्ट करते थे, और जितने भी ऑक्यूपेशन यानी कि जितने भी काम जुड़े होते हैं जमीन से, लैंड से, उसका देख रेख भी सारी ये ऑफिसर्स ही करते थे। इस सोर्स में से अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यही होगा कि किंग के जो ऑफिसर्स होते थे वो क्या क्या काम करते थे। तो जो ये मैंने आपको बता दिया, ये आप लिख देना पेपर। ठीक है, नेक्स्ट सोर्स है आपका कैप्चरिंग एलिफेंट्स फॉर द आर्मी। अब हमने बात करी थी मगध, जो एक महाजनपद था, उसके वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे। उसमें से एक फैक्टर था एलिफेंट्स का होना आर्मी में। ठीक है, अगर आपने पुराने शोज मूवीज वगैरह देखी हो तो हाथियों को यूज करा जाता था सैन्य शक्ति में। तो इन हाथियों को पकड़ा कैसे जाता था, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था चाणक्य, या फिर जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब मैंने बताया था इकोनॉमिक्स होता है आज की डेट में, बट उस टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो अर्थशास्त्र में क्या क्या इंक्लूड होता था? जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, जितनी भी राजनीति से रिलेटेड, और जो भी मिलिट्री एक्टिविटी है, ठीक है, उन सबको अर्थशास्त्र में लिखा जाता था। तो एलिफेंट को पकड़ा कैसे जाता था? कुछ फॉरेस्ट के गार्ड्स होते थे, गार्ड्स मतलब जो वहां की देखरेख करते थे, वो हाथी को पकड़ते थे। साथ में कुछ और भी लोग होते थे जो हाथी के पैर में चेन बांधते थे, और मतलब ऐसे करके हाथियों को पकड़ा जाता था। ठीक है, तो साथ ही साथ एक ग्रीक सोर्स गिवन है। सोर्स में क्या गिवन है कि मौर्यन एम्पायर में, मगध में क्या क्या डेटा थे, मतलब उनके पास कितने सैन्य शक्ति थी, उसमें घोड़सवार सेना कितनी थी, और साथ ही साथ हाथी कितने थे। तो उसमें हमें क्या पता चलता है? फुट सोल्जर्स यानी कि पैदल सेना जो थी वो थी 6 लाख यानी कि 6 लाख। साथ ही जो कावलरी थी यानी कि घुड़सवार सेना वो थी आपकी 30,000, और साथ में जो एलिफेंट्स थे वो थे 9,000। ये जो फिगर है ये याद करनी पड़ेंगी, कभी कभार आ जाती हैं इनडायरेक्टली। जब मगध एम्पायर के बारे में आप कुछ भी लिख रहे हो कि क्या क्या फैक्टर्स थे जिससे वो पावरफुल बने, तो आप ये भी लिख सकते हो। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस ने क्या बताया है कि ये मनगढ़ंत फिगर है, यानी कि ये एग्जैजरेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख रखा है। इतने ज्यादा सैन्य शक्ति तो किसी के पास होती नहीं थी, ऐसा क्लेम करा गया है। अब एक्चुअल क्या था ट्रुथ, वो तो हमें नहीं पता। सो नेक्स्ट सोर्स पढ़ते हैं, वो है द पांड्या चीफ सेंगुत्तु वन विजिट्स द फॉरेस्ट। मैंने आपको बताया था चीफ का चीफडम होता है, किंग का किंगडम होता है। सो साउथ इंडिया में अलग टाइप के राजा महाराजा थे, वहां पे अलग डायनेस्टीज थी, तो वहां पर कुछ चीफडम्स थे, जैसे कि चोला, चेरा, पांड्या। ठीक है, तो उसमें से पांड्या का जो चीफ था, चीफ एक पावरफुल मैन होता है जो बहुत सारी रोल प्ले करता है, जैसे कोई युद्ध हो रहा है तो उसमें वो लीडर बनेंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो पांड्या चीफ जो है जिनका नाम है सेंगुत्तु वन, वो जंगल में विजिट करते हैं, यानी कि जंगल में जाते हैं। इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है? शिलापट्टिकरम से। ये क्या है? ये एक एपिक है, ग्रंथ है एक, जैसे महाभारत एक एपिक है,
वैसे ही शिलापट्टिकरम एक साउथ का ग्रंथ है। सो हमें उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जब भी जो सेंगुत्तु वन है, ये जो चीफ है, जब ये फॉरेस्ट जाते हैं तो लोग इनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से इनका वेलकम करते हैं एक तरीके से। कैसे जब ये आते हैं तो लोग गाना बजाना शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल मतलब झूम उठते हैं, और साथ ही साथ इनको एज अ देवता टाइप ट्रीट करते हैं। मतलब इनको बहुत सारी चीजें गिफ्ट में देते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, मैंगोज, मेडिसिन, और भी जितनी भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए बहुत सारे, और जितने भी एनिमल्स उनके पास होते थे वो सारी चीजें वो राजा को, चीफ को भेंट कर देते थे। ठीक है, सो मतलब ये ऐसे ही इन्फॉर्मेशन गिवन है, ज्यादा आपके टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं। नेक्स्ट इज इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन है? गुप्ता एम्पायर के एक बहुत पावरफुल रूलर्स में से एक थे ये। इनके जो कोर्ट पोएट थे, यानी कि दरबार में जो कवि थे, जिनका नाम था हरिसेन, उन्होंने लिखा है समुद्रगुप्त के गुणगान में, उनकी प्रेज में उनके लिए कुछ लिखा था प्रयाग प्रशस्ति पे, जिसे हम इलाहाबाद पिलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में कि इनका कोई एंटागोनिस्ट नहीं है अर्थ पे। एंटागोनिस्ट का मतलब कि कोई इनका विरोधी नहीं है, कोई इनके अगेंस्ट बोल ही नहीं सकता, मतलब ये इतने अच्छे हैं। ठीक है, और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कर्म करे हैं, बहुत सारे गुड एक्शंस हैं इनके पास बहुत सारी क्वालिटीज है, अच्छी अच्छी क्वालिटीज। ठीक है, ये एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, एक सुप्रीम बीइंग है, और इनकी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज है जो इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा बनाती है। और साथ ही साथ इनका जो दिल है वो कैसे जीता जा सकता है? भक्ति से, यानी कि डिवोशन से। और अगर कोई सॉफ्ट नेचर है, जैसे मतलब वो नर्म स्वभाव के लोग हैं वही। ठीक है, और जितने भी गरीब लोग हैं उनकी पीड़ा ये हरते हैं, मतलब बिल्कुल परफेक्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो समुद्रगुप्त ही है। और इन्हें देवताओं से भी कंपेयर करा गया है, बहुत सारे गॉड से। वो कौन कौन से हैं? जैसे कुबेर जो कि धन के देवता है, ठीक है, गॉड ऑफ वेल्थ। वरुण जो कि ओशन यानी कि सागर के देवता है। इंद्र जो कि वर्षा के देवता है, और साथ में यम जो कि डेथ के देवता है। ठीक है, सो जैसा कि बोला था हिस्टोरियंस ने कि हरिसेन ने समुद्रगुप्त के प्रेज में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, पर उनसे हमें कुछ फैक्टफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, मतलब कुछ लॉजिकल नहीं है, बातें बड़ी इलॉजिकल है। उनकी हेल्प से हम हिस्ट्री के बारे में कुछ निकाल नहीं सकते, मतलब वही गुणगान बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, और कवि की भाषा तो होती है ऐसी। तो ये लिखा हुआ, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स है, आता है ये पेपर में बहुत ज्यादा। इसके क्वेश्चंस मैंने आपको माइंड मैप में दे दिए हैं, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं सैंपल पेपर्स में से दिए हैं मैंने, जो भी सैंपल पेपर्स में लास्ट ईयर से आते आए हैं, और सीबीएसई के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड करे। सोर्सेज आपको मैं अच्छे से समझा रही हूँ, ताकि कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए किसी भी सोर्स में से तो आप अटेंड कर पाओ, वरना अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपना द सुदर्शन ब्यूटीफुल लेक इन गुजरात। सुदर्शन मतलब जिसका दर्शन बड़ा सुखमय हो। ठीक है, तो इट इज सुदर्शन लेक इन गुजरात। तो ये कहाँ पे है? गिरनार में। गिरनार कहाँ है? मैप में यहाँ से देखो गुजरात में ही है। सो इसमें हमें क्या पता चलता है कि एक लेक है गुजरात में जिसका नाम है सुदर्शन। तो उस लेक को किसने ठीक करवाया था? एक शाका रूलर थे जिनका नाम था रुद्रदमन। ठीक है, उन्होंने इंस्क्रिप्शंस में लिखवाया हुआ है क्या कि एक बार इस रिवर का, मतलब इस लेक का जो एम्बैंकमेंट था, एम्बैंकमेंट का मतलब क्या होता है? एक कर्व शेप में होता है, इमेज में ध्यान से दिख रहा होगा। इसको यूज करा जाता है क्यों? ताकि जो रिवर का पानी है वो बाहर ना निकले या फिर फ्लड ना आए, मतलब बाढ़ आने से रुक जाए। ठीक है, तो एक बार बहुत हेवी स्टॉर्म आ गया, यानी कि बहुत भयंकर तूफान आ गया, उसकी वजह से एम्बैंकमेंट टूट गया। फिर बाद में से किसने ठीक करवाया? सुदर्शन लेक को किसने ठीक करवाया था? जिनका नाम था, शाका रूलर जो थे उनका नाम था रुद्रदमन। ठीक है, उन्होंने इस लेक को ठीक करवाया, और उसके बाद इंस्क्रिप्शंस में लिखवाया भी कि उन्होंने इस लेक को अपने खुद के पैसे से ठीक करवाया, ना ही प्रजा से इसके लेक को टैक्स लिया। और मतलब उन्होंने कुल मिला के ये दिखाने की कोशिश करी कि उन्होंने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। आगे चैप्टर 3 में भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इसके बारे में हम चीज पढ़ेंगे। ठीक है, और बाद में एक और इंस्क्रिप्शन गिवन है जिसमें क्या लिख रहा है कि बाद में ये लेक दोबारा से खराब हो गई थी, इसमें कुछ दिक्कत हो गई थी, फिर इसकी मरम्मत एक गुप्ता रूलर ने करवाई थी। ठीक है, गुप्ता एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा है काफी कुछ, समुद्रगुप्त थे गुप्ता एम्पायर के रूलर। नेक्स्ट करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज, यानी कि जो सीमाएं होती थी किसी पर्टिकुलर राज्य की, मतलब किसी पर्टिकुलर किंगडम की, तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती थी? ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। मनुस्मृति में हमें इनके बारे में पता चलता है। मनुस्मृति क्या है? चैप्टर 3 है आपका नेक्स्ट, महाभारत, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम
बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस के बारे में। बाउंड्रीज यानी कि जो सीमाएं होती थी राज्य की, उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती थी। कंट्रोवर्सीज मतलब बहुत सारे वाद विवाद उठते रहते थे कि किस राज्य की कहाँ तक सीमा आती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके बताए थे। वो क्या थे कि कंसील्ड बाउंड्री होनी चाहिए, मतलब छुपे हुए बाउंड्री के कुछ निशान होने चाहिए, जैसे कि ब्रिक्स वगैरह, ईंट दबी हुई होनी चाहिए, और साथ में कुछ हड्डियां होनी चाहिए। बहुत सारी चीज दबा देनी चाहिए कहाँ पर, जहां पर एक पर्टिकुलर राजा की सीमा हो, ठीक है, ताकि उससे बाद में पता चल जाए कि इस राजा की जो बाउंड्री है, जो इसके किंगडम की बाउंड्री है, वो कहाँ तक है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल यूज करने चाहिए जो खराब ना हो सॉइल में, ठीक है। सो ये बताया गया है यहाँ तक। ये एज सच आपके एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। कुछ सोर्सेज इसमें ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस नहीं बनते, बट थोड़ा सा ब्रीफ सम अप कर लेते हैं हम उनके बारे में, ठीक। अब हम नेक्स्ट सोर्स को डिस्कस करते हैं, जो है लाइफ इन अ स्मॉल विलेज, यानी कि एक गांव में, एक छोटे से गांव में कैसे जीवन जीते थे लोग, ठीक है। इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, एक बायोग्राफी से जिसका नाम है हर्षचरित्र। वो किस पे लिखी गई है, एक राजा पर जिनका नाम है हर्षवर्धन, जो कि कन्नौज में राज करते थे, यानी कि कन्नौज में रूल करते थे। कन्नौज कहाँ पे, मथुरा के ऊपर है, मैप में देखो, ठीक है। तो इसे किसने लिखा होता है, उनके कोर्ट पोएट ने। हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट का नाम होता है बना भट्ट, जिन्होंने इस बायोग्राफी को लिखा होता है। तो एक विलेज है जिसका नाम है विंध्यहास, जो कि जंगलों के पास है। तो वहां पे लोग कैसे रहते थे, इसी के बारे में इस सोर्स में बताया गया है। अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब बस इतना बताया हुआ है कि फॉरेस्ट में लोग कैसे खेती करते थे, और वहां पर जमीनें किस तरह की होती थी, और कौन सी खेती वहां पर करी जाती थी, जो कि आपके कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो क्या है, जो 1 मार्क्स क्वेश्चन में या कैसे भी आ सकता है, वो क्या क्वेश्चन है कि बायोग्राफी किसकी थी, किस नाम से लिखी गई थी, और उसे किसने। तो अब हम नेक्स्ट सोर्स को पढ़ते हैं, जो है प्रभावती गुप्ता इन द विलेज ऑफ दनगुना। हमने बात करी थी प्रभावती गुप्ता, जो एक इलौती ऐसी महिला थी जिन्होंने जमीन जिनके पास थी और उन्होंने दान में दे दी। तो ये सोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पूरे चैप्टर में से, और ये सीबीएसई के एग्जाम्स में भी कई बार आ चुका है, ठीक है। सो क्या है इस चैप्टर, इस सोर्स में, कि प्रभावती गुप्ता जो है, एक इंस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है कि उनके पास एक जमीन थी जिसे उन्होंने दान में दे दिया। क्यों, वो क्या बताती है कि कार्तिके की रात थी, ठीक है, जो चंद्रमा की रात होती है उसको कार्तिके कहा जाता है। तो उस रात को जो भी जितने भी दान पुण्य कर सकते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा उनका बेनिफिट मिलता है, जैसे कि रिलीजियस मेरिट, यानी कि धर्म की जो योग्यता है जितनी भी, वो सबसे ज्यादा उस पर्टिकुलर दिन को मिलती है। तो प्रभावती गुप्ता एक जमीन को दान में दे देती है एक आचार्य को। आचार्य का नाम क्या होता है, चनला स्वामिन, ठीक है। और जितने भी वहां के लोग होते हैं जो रहते हैं उस गांव में, उन्हें बोलते हैं ग्राम कुटुम्बिनास, ठीक है। जो भी किसान होते हैं, ब्राह्मण होते हैं और बाकी लोग, उन सबको क्या कमांड करती हैं, क्या ऑर्डर देती हैं कि अब ये जो जमीन है ये हम आचार्य को दे रहे हैं, और वो जैसा कहेंगे आप लोगों को उन्हीं के ऑर्डर्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो इस लैंड को अग्रहारा लैंड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अग्रहारा का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जमीन जिसपे हर तरह की छूट है, यानी कि वहां से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, और राजा को बहुत सारी चीजें मिलती हैं हर जगह से। तो वहां से जितनी भी चीजें मिल सकती हैं, जैसे कि फ्लावर्स, मिल्क, फ्रूट्स, चारकोल, बहुत सारे रिसोर्सेज, वो अब राजा यहाँ से नहीं लेंगे, उन सबकी छूट दी जाती है। और ये जो आचार्य हैं, ये जैसे इस गांव को रखना चाहे वैसे रखें, मतलब सब कुछ इनके ऑर्डर्स पर चलेगा, ठीक है। ना ही यहाँ पर राजा के कोई पुलिसमैन आएंगे, कोई सोल्जर वगैरह आएंगे, और यहाँ पर पूरी तरीके से उन आचार्य का ही अधिकार है, ठीक है। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें किसने दी थी, उसे एक थर्टीन्थ रॉयल ईयर में लिखा गया था। किसने लिखा था, चक्रदश ने, ठीक है। इस इंस्क्रिप्शन जो मिलता है उसे चक्रदश ने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसके क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, कर लेना अच्छे से। 9th पढ़ते हैं, जो है द मलाबार कोस्ट प्रेजेंट डे केरला। तो मलाबार कोस्ट के बारे में क्या गिवन है, एक ग्रीक सेलर ने लिखा है इसके बारे में। वो क्या बताते हैं कि बड़े बड़े शिप्स भेजते थे हमारी कंट्री से, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े शिप्स आते थे और यहाँ से बहुत सारा सामान लेकर जाते थे। क्या क्या सामान, यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती थी, जैसे कि डायमंड्स हो गए, शेल्स हो गए अलग अलग तरीके के, और सिल्क यानी कि जो क्लॉथ होते हैं अलग अलग टाइप के, वो सारे, और फ्रूट्स, मैंगोज, वेजिटेबल्स, पेपर, स्पाइसेस, बहुत सारी चीजें, जितनी भी चीजें थी वो यहाँ से ली जाती थी और ग्रीक में सप्लाई करी जाती थी, उसका व्यापार करा जाता था,
ठीक है। और उसके बदले में ये लोग इन्हें कॉइन्स देते थे, कॉपर के कॉइन्स, टिन के कॉइन्स, अलग अलग मेटल के कॉइन्स दिए जाते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है द ऑर्डर्स ऑफ द किंग्स, यानी कि एक राजा के कुछ ऑर्डर्स थे, वो क्या थे। हमने पढ़ा था अशोका इंस्क्रिप्शन के बारे में कि अशोका ने क्या कहा था कि वो एक लौते ऐसे रूलर है, मतलब सबसे पहले उन्हीं के टाइम पे ऐसा हुआ है कि एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके थ्रू वो रिपोर्ट्स ले सकते हैं, मतलब कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी चल रही है, उन सब की नॉलेज उनको रहती है। और ऐसी फैसिलिटी उन्हीं के टाइम पे आई है, पर आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर वैसे हिस्टोरियंस का कहना है कि इससे पहले की भी हमें बहुत सारी हिस्ट्री में पता चलता है कि ऐसा था। तो पर अशोका ने क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, देवनाम पिया, पिया दस्सी, इन्हें अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो इन्होंने लिखा है कि अशोका के पास थे पटिवेदकास। पटिवेदकास का मतलब कुछ रिपोर्टर्स थे जो इन्हें हर चीज की रिपोर्ट देते थे। ठीक है, जैसे राज्य में क्या चल रहा है, कहीं कोई लड़ाई तो नहीं हो रही, किस कोने में किस टाइप का व्यापार हो रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, अशोका ने क्या कहा था कि चाहे मैं कुछ खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, कहीं घूम रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, बहुत दूर हूँ, मुझे हर टाइम अपने राज्य की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, और वो ऑन द स्पॉट उस मामले को सुलझाते थे। जहां पर भी जो भी चीज हो रही है उसके बारे में मुझे पता चले और मैं साथ ही साथ वहां पर अपना डिसीजन दे दूं। सो द नेक्स्ट सोर्स इज द एंग्विश ऑफ द किंग। एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा। ठीक है, तो इसमें बात करी गई है अशोका की कि अशोका क्या कहते हैं कि उनको बहुत दुख हुआ था, बहुत पीड़ा हुई थी। क्यों? जब उन्होंने कलिंग को जीत लिया। कलिंग जिसे आज की डेट में हम ओडिशा कहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि कम से कम 150,000 लोगों को डिपोर्ट करा गया, मतलब 1.5 लाख लोगों को उस जगह से भेजा गया कलिंग से, और साथ में कम से कम 1 लाख लोग मर गए और भी बहुत सारे लोगों को मारा गया। क्यों? उस जगह को जीतने के लिए। वो एक अनकॉन्क्वेर्ड लैंड थी, मतलब एक ऐसी जमीन थी जिसे कभी जीता नहीं जा सकता था। ठीक है, पर अशोका ने उसे जीत लिया था, इसलिए अशोका को बहुत ज्यादा पावरफुल कहा जाता है। तो इस बात पे उन्हें दुख हुआ था। क्यों? कि 1.5 लाख लोगों को भेजा गया, 1 लाख से ऊपर लोग मर गए, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, इतना ज्यादा विनाश हो गया, सिर्फ किसके लिए? कि अशोका की जीत हो जाए। तो अशोका बहुत दुखी हुए थे इस जीत के बाद, उन्हें दुखी हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि किस कॉस्ट पे, किस दाम पे हमें ये जीत मिली है बहुत सारे लोगों की मरने के बाद। ठीक है, तो इसी के बाद उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। धम्म का मतलब क्या होता है कि एक शांतिपूर्ण जिंदगी होनी चाहिए, आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, जितने भी सर्वेंट्स होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, उनसे काइंड रहना चाहिए, यानी कि दयालु बनना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाता है कि जब कभी हम बहुत कुछ बुरा कर देते हैं और हमें खुद से गिल्ट होता है, तो हम उसको अच्छा मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यही अशोका ने भी करा था। कहा जाता है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है, जो लिखा हुआ है कि अशोका को बहुत ज्यादा दुख हुआ था, मतलब जिस एंग्विश के बारे में बताया हुआ है, साथ में ये भी बताया हुआ है कि ये इंस्क्रिप्शन में वहां नहीं मिलता जहां पर अशोका रहते थे, मतलब कलिंग जो जगह उन्होंने जीती थी वहां पर हमें ये इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता। कहा जाता है कि कम से कम 8 साल बाद अशोका ने इस चीज को रियलाइज करा था, मतलब वो इतना दुखी हो गए थे इस जगह को जीतने के बाद भी कि बहुत मुश्किल था उनके लिए इस टॉपिक के बारे में बात करना। ठीक है, बहुत मुश्किल था उनके लिए कलिंग की पूरी सिचुएशन डिस्क्राइब करना कि कैसे कैसे युद्ध जीता, कितने लोग मर गए। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बहुत ज्यादा पीड़ा में थे राजा अशोक। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके थ्रू हमें क्योंकि एक राजा के एंग्विश के बारे में, पीड़ा के बारे में पता चलता है, और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या करा, धम्म का प्रचार प्रसार करा। और धम्म महामत वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। धम्म महामत जो कि स्पेशल ऑफिसर्स थे, अपॉइंट करे जाते थे धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो हम टाइमलाइंस को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की जो टाइमलाइंस है वो बीसीई और सीई की बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजिंग डेट्स हो जाती हैं, तो जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही आप पढ़ लेना और बाकियों को भी थोड़ा सा देख लेना। अब क्योंकि हम बात करेंगे 185 बीसीई, एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्यन एम्पायर खत्म कब हुआ? 185 बिफोर कॉमन एरा में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है याद करना? क्यों? क्योंकि हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है कि 16 महाजनपद में से एक था ये। ठीक है, और अशोका यहाँ के बहुत पावरफुल रूलर थे इसी डायनेस्टी के, और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य इस डायनेस्टी के फाउंडर है। उन्होंने ये डायनेस्टी कब फाउंड करी थी? 321 बीसीई में मौर्यन एम्पायर की स्थापना हुई थी। ठीक है, और खत्म हुआ था 185 बीसीई में। साथ में 320 सीई यानी कि 320 कॉमन एरा में गुप्ता रूल बिगन हुआ था। गुप्ता एम्पायर के बारे में भी हमने पढ़ा है। प्रभावती गुप्ता जिनके पास जमीन थी, और समुद्र गुप्ता जिनके
बारे में उनके जो कवि थे हरि सिंह, उन्होंने लिखा हुआ था उनकी प्रेज में, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। और साथ में जो दूसरी टाइमलाइन है उनमें कुछ ऐसी डेट्स गिवन है जो प्रेजेंट डेटा की है, मतलब वो सारी इंडिपेंडेंस की बात की है, तो और थोड़ी मतलब 80s और 90s की है, तो वो इम्पोर्टेंट है याद करनी, वो बहुत इजीली आपको हो भी जाएगी। उनमें से जो एक बहुत हाईलाइटेड डेट है वो है 1877। क्यों? जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोकन इंस्क्रिप्शन के सेट पब्लिश करे थे। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? जिनके बारे में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी पढ़ा था, उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था हमारी हिस्ट्री में, ठीक है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस भी लिख कर दे दिए हैं जितने भी लास्ट ईयर सैम्पल पेपर्स में और सीबीएसई के एग्जाम्स में आ चुके हैं इस चैप्टर के सोर्स से रिलेटेड, ठीक है। सो आई होप आप उनको सॉल्व कर पाओ। अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है सो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यस डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू।